बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटर्स को डिस्कस किया था। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। देन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के हवाले से हमने बात की थी एंड कुछ फंक्शंस के हवाले से हमने बात की थी। पॉइंटर बेसिकली किसी भी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने का डायरेक्ट एक एड्रेस किसी भी मेमोरी लोकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। मेमोरी मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर्ड एड्रेसेस पड़े होते हैं, तो उसमें जब भी कोई डाटा स्टोर हो रहा होता है तो मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे स्टोर हो रहा होता है, किसी भी एक एड्रेस पे स्टोर हो रहा होता है, तो हम उस एड्रेस को थ्रू पॉइंटर एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्टार और पॉइंटर का जो भी नेम हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेट्स से स्टार PTR, और वो जिस टाइप का पॉइंटर हम रखना चाहें, लेट्स से इंट टाइप का हम रखना चाहें तो इंट स्टार PTR, तो इस तरह हम पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंटर हमने देखा था यूजिंग एरे भी हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस करने के लिए। एरे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, उसमें सारे जो एड्रेसेस हैं वन बाय वन कंसेक्टिवली एक दूसरे के साथ होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको थ्रू पॉइंटर मेमोरी के एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली पॉइंटर की जो एक्सेसिबिलिटी है वो इन लिंक लिस्ट में हम देख सकते हैं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लिंक लिस्ट बेसिकली एक नोड कनेक्टेड है दूसरे नोड के साथ थ्रू पॉइंटर, वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है। एरे में तो सब लोकेशंस जो होती हैं कंसेक्टिव होती हैं, बट लिंक लिस्ट में जो नोड्स होते हैं, जो पॉइंटर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर्ड होते हैं मेमोरी के अंदर। सो थ्रू दिस एड्रेस वो उस लोकेशन पे जाता है और उसके कंटेंट्स को गेट कर सकता है। सो हम थ्रू पॉइंटर्स मेमोरी एलोकेशन डायनामिक वे से कर सकते हैं। पॉइंटर्स के थ्रू हमारे पास जितने भी नोड्स हैं उनको हम एड्रेस दे सकते हैं, एंड सिमिलरली कोई न्यू नोड उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, और कोई नोड उसमें से हम रिमूव भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में हमारे पास ये है कि जो भी हम एड्रेसेस देते हैं, अगर हमारा उसमें न्यू इंसर्ट हो रहा है तो देन एक नई मेमोरी एलोकेशन रिजर्व हो जाती है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है। बट इसी तरीके से जब हम कोई एलिमेंट उसमें से डिलीट करते हैं तो हमारा वो एड्रेस फ्री हो जाता है, वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। इस वजह से इसको मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। जबकि एरे के अंदर इस तरह नहीं है। एरे के अंदर हर एलिमेंट जो है वो कंसेक्टिवली है। अगर उसमें कोई एलिमेंट डिलीट होता है, रिमूव होता है, तो वो मेमोरी स्पेस जो है वो रिजर्व रहती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हर एलिमेंट जो है एरे के अंदर कंसेक्टिवली पड़ा होता है, और उसमें कोई अगर एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं तो वो मेमोरी ऑक्युपाइड रहती है, वो हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो मेमोरी वेस्ट हो जाती है। जबकि लिंक लिस्ट में रन टाइम पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है। जब हम कोई न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंटर के थ्रू वो एड्रेस लिंक अप हो जाता है और वो लिंक लिस्ट का पार्ट बन जाता है, और जब हम उसको डिलीट कर रहे होते हैं तो वो मेमोरी के अंदर डी एलोकेशन हो जाती है और मेमोरी वो फ्री हो जाती है। उसको हम फिर फर्दर किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आज का लेक्चर एरेस एंड स्ट्रिंग्स के ऊपर है। हम देखते हैं एरेस क्या हैं, स्ट्रिंग्स क्या हैं, एरेस के एलिमेंट्स क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एरे को, उसके एलिमेंट को कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे, फिर एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एंड देन 2 डायमेंशनल एरे को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 डायमेंशनल एरे क्या होती है, 2 डायमेंशनल एरे क्या होती है, और कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया जा सकता है।
तो इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू 1 और 2 डायमेंशनल अरे को स्टडी करेंगे। अरे का स्ट्रक्चर, अरे ऑफ स्ट्रक्चर, हम ये देखेंगे कि हम कोई एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं यूजिंग अरे। इसके बाद हम स्ट्रिंग को देखेंगे, स्ट्रिंग को स्टडी करेंगे, अरे ऑफ स्ट्रिंग को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अरे ऑफ स्ट्रिंग बना सकते हैं। देन हम अरे और स्ट्रिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसके एलिमेंट्स को सिस्टम के अंदर सी इन करवा सकते हैं या सी आउट करवा सकते हैं। मींस किस तरीके से हम सिस्टम के अंदर इंटर करवा सकते हैं एंड देन उसकी आउटपुट देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन। एरे को हम एक्सप्लेन करते हैं। एरे कंटेन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड नंबर के हैं और उनकी डाटा टाइप भी सेम होगी। किसी भी एरे में 2 डिफरेंट डाटा टाइप के एलिमेंट्स नहीं हो सकते। अगर एक डाटा एलिमेंट इंटीजर टाइप का है तो दूसरा एलिमेंट फ्लोट टाइप का नहीं हो सकता। पूरी एरे सेम टाइप की होगी। स्टैटिक एंटिटी सेम साइज थ्रू आउट दी प्रोग्राम। तो स्टैटिक एंटिटी होगी और पूरे प्रोग्राम में एक जैसी सेम साइज की होगी। एन अरे मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट इज यूज्ड। हम अरे को यूज करना चाहेंगे, सबसे पहले उसको हम डिफाइन करेंगे किस टाइप की है, क्या साइज है, देन हम उसको यूज करेंगे। An array definition specify a variable type, a name and size। तो किसी भी array को हम डिफाइन करने के लिए उसका एक के तो उसका नेम हम उसको बताएंगे और दूसरा उसका साइज। नेम से हम उसको जहाँ पे भी यूज करना होगा उस नेम से हम यूज करेंगे बिकॉज हमने पहले से उसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। और उसका साइज क्या है, हम अरे का साइज बिकॉज फिक्स होता है तो हमें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा उसका मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइज क्या है। तो उस तरीके से हम किसी भी अरे को डिफाइन कर सकते हैं। साइज स्पेसिफाइज हाउ मैनी डाटा आइटम्स द अरे विल कंटेन। तो अब जो साइज है वो बताता है कि कितने डाटा आइटम्स जो हैं उसके अंदर होंगे। मीन्स अगर हम एक अरे है उसका साइज जो है वो 10 रखते हैं तो इट मीन्स इस अरे में 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 11th एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकेगा बिकॉज वो साइज से ज्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। 10 या लेस देन 10 एलिमेंट्स इस अरे के अंदर एग्जिस्ट करेंगे अगर हमारी अरे का साइज हमने 10 रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर, ये हमें डाटा टाइप बताएगी, अरे की डाटा टाइप इंटीजर है। देन हम उस अरे का नेम रख रहे हैं, लेट्स से एज उस अरे का नेम है। ओके, नेम ऑफ द अरे आ गया। देन आगे हम उसका साइज बताएंगे कि कितना साइज होगा, कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे। लेट्स से 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हम इसको इस ब्रैकेट के अंदर साइज लिख देंगे कि 4 साइज है इसका। देन ये 3 जो है डाटा टाइप, नेम ऑफ अरे एंड साइज, ये एक अरे को डिक्लेयर करता है जिसका साइज 4 है और उस अरे का नाम हमने एज रखा है। अरे एलिमेंट पे बात करते हैं कि अरे के एलिमेंट्स क्या होते हैं। द आइटम्स इन एन अरे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अरे के अंदर हम जो डाटा एलिमेंट्स, डाटा आइटम्स इंसर्ट करते हैं वो उसके एलिमेंट्स होंगे। ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप। जैसे हमने पहले बात की कि कोई भी अरे हम डिक्लेयर करेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट सेम टाइप के होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी अरे हमने इंटीजर टाइप की रखी तो इंटीजर टाइप के ही सारे एलिमेंट्स होंगे। द फर्स्ट अरे एलिमेंट इज नंबर्ड 0। अरे में जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 पोजीशन पे पड़ा होगा या 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा। 4 एलिमेंट्स 0 to 3, 0, 1, 2, 3। अगर हम 4 एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर करते हैं तो
चार एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 होंगे, आर स्टोर्ड कंसेक्टिवली इन दी मेमोरी। तो इस तरीके से ये चार जो एलिमेंट्स हैं वो कंसेक्टिवली मेमोरी में स्टोर होंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेट्स से अगर हम इसको मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन कहें कि मेमोरी इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, देन ये सारी हमारे पास मेमोरी स्पेस है जहाँ पे डाटा स्टोर हो सकता है। अगर हम इसी एग्जांपल की मैपिंग करें कि हमारे पास एरे है 4 एलिमेंट्स की, देन एज ऑफ 0 पहला इंडेक्स हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा इंडेक्स जो है एज ऑफ 1, एज ऑफ 2 एंड देन एज ऑफ 3। तो हमारे पास ये चार एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, पहला एलिमेंट्स उसकी वैल्यू 44 है, दूसरा एलिमेंट उसकी वैल्यू 16 जो मेमोरी पे राइट हुई है, थर्ड जो है वो 23 एंड फोर्थ एलिमेंट जो इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है वो 68 है। तो इस तरीके से हमने चार जो एलिमेंट हैं एक ही टाइप के, इंटीजर टाइप के, वो हमने एक एरे है एज के नाम से जिसका साइज 4 है, उसमें हमने ये रिप्रेजेंट किया। अब ये मेमोरी कंसेक्टिव है, अगर हम इसके एज ऑफ 0 के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो हमें ये एलिमेंट का डाटा मिल जाएगा, इसको करना चाहें तो ये मिल जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स कंसेक्टिवली पड़े हुए हैं। अगर हम एरे यूज ना करें तो मे बी एक एलिमेंट यहाँ पे हो, दूसरा एलिमेंट किसी और पोजीशन पे, तीसरा किसी और पोजीशन पे, सो दैट हम उसको एक्सेस या रिट्रीव करना या डिलीट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। सो हम एरे यूज करते हैं, उसमें हमारे पास आइटम जितने भी उसके अंदर पड़े हुए हैं उसको हम एक्सेस भी इजीली कर सकते हैं, उसमें नए आइटम ऐड भी कर सकते हैं, और कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर एरे के अंदर कोई आइटम है उसको डिलीट करना चाहें तो इजीली हम एक्सेस करके उसकी पोजीशन पे जा सकते हैं। सो इसमें डाटा जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे से कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे पड़ा होता है। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। टू एक्सेस एन एलिमेंट स्पेसिफाई एरे नेम एंड एरे इंडेक्स नंबर। अब हम एरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो सबसे पहले हम उसका एरे नेम देंगे एंड देन एरे इंडेक्स नंबर। एरे नेम क्या है, जैसे पिछली एग्जांपल में था, अगर हम एरे नेम एज रखा था और एरे इंडेक्स चूंकि 4 साइज की एरे थी, एरे इंडेक्स 0, 1, 2, 3 ये चार जो है वो उसके इंडेक्स नंबर हैं। सिंटैक्स हम देखें तो यहाँ पे एरे नेम और एरे इंडेक्स होगा, किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस करने के लिए उसका एरे नेम और एरे इंडेक्स यूज करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे जो एग्जांपल पिछली थी उसमें देखें, यहाँ पे एरे नेम हमने एज रखा था और एरे इंडेक्स 0 अगर पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, 1 अगर दूसरा करना है, 2 अगर तीसरा करना है, और 3 अगर फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है। एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3। सो 4 एलिमेंट की एरे होगी तो उसमें 0, 1, 2, 3 ये 3 इंडेक्सेस आएंगे। टू एक्सेस थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे एज वी यूज एज ऑफ 2। थर्ड एलिमेंट है तो हमने इसको एक्सेस करना है तो एज ऑफ 2 होगा, बिकॉज 0 पे 1 था, फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 पे पड़ा है, तो थर्ड एलिमेंट 2 पे पड़ा हुआ है। तो एज ऑफ 2 इट मींस एज इज द नेम ऑफ एरे एंड 2 इज द इंडेक्स नंबर। डिक्लेयरिंग एन एरे। किसी भी एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, हमने अभी तक देखा कि एरे उसका नेम और उसका इंडेक्स हम उस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम उसकी डिक्लेरेशन के ऊपर बात करते हैं कि किसी एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो व्हेन डिक्लेयरिंग एन एरे इट स्पेसिफाइज टाइप ऑफ एरे, एरे नेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 3 हम उसमें चीजों का रखते हैं ख्याल कि टाइप ऑफ एरे किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है तो हम उसमें इंटीजर एरे डिक्लेयर करेंगे। देन एरे नेम, अब उसको जिस नेम से एक्सेस करना है उसमें जो एलिमेंट्स की ट्रैवर्सिंग करेंगे, जितनी मैनिपुलेशन करेंगे, जितनी कंप्यूटेशंस करेंगे, तो उस नेम से हम उस एरे को एक्सेस करेंगे। एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि उसमें उसका साइज क्या होगा,
उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए 3 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जिनको हमने कंसीडर करना होता है। एरे टाइप, अब एरे टाइप जो भी है उसको हम रखेंगे, देन एरे नेम एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एरे टाइप है हमारे पास int टाइप, ओके, एरे नेम, हमारे एरे नेम रिजल्ट्स, हमने एक एरे का नेम रख दिया रिजल्ट्स है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10, ओके। अनदर एग्जांपल लेट्स से एरे फ्लोट टाइप की भी हो सकती है, हमने फ्लोट टाइप रखा, एरे का नेम जो है वो हमने माई एरे रख दिया, एंड देन उसका साइज यहाँ पे हम 50 रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से, किसी भी एरे को हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं जिसके अंदर उसके एलिमेंट्स, उसका नेम और टाइप ऑफ एरे रिप्रेजेंट हो रही है। डिक्लेयरिंग मल्टीपल एरेज ऑफ सेम टाइप, हम समटाइम एक ही टाइप की जो एरे हैं उनको डिक्लेयर कर रहे होते हैं मल्टीपल टाइम, तो उसमें क्या हमारा फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट सिमिलर टू रेगुलर वेरिएबल्स। इसका फॉर्मेट तो सेम होगा जैसे हम पहले ये वाला हमने रिप्रेजेंट किया, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसको लेट्स से इंटीजर b ऑफ 5, एक एरे है जिसका नाम b रखा है, वो 5 उसका साइज है, एंड दूसरी हमने रखी है मल्टीपल एरेज हैं क्योंकि एक और एरे हमने साथ में डिक्लेयर कर दी, वो भी इंटीजर टाइप की है, बट उसका नेम जो है वो x है, बट एलिमेंट इसमें 10 है। यहाँ पे b और एलिमेंट 5 थे, यहाँ x और एलिमेंट 10 है, बट ये दोनों इंटीजर टाइप की हैं, तो इसलिए हमने इसको एक ही जगह रिप्रेजेंट कर दिया। सो मल्टीपल एरे ऑफ सेम टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं। इस स्लाइड में हमने एक एरे को डिक्लेयर करने का मेथड देखा। एरे को डिक्लेयर करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, एक उसकी टाइप, दूसरा उसका नेम, एंड थर्ड उसके एलिमेंट, उसमें कितना साइज है। देन हमने ये देखा कि मल्टीपल एरेज को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वो सेम टाइप की होनी चाहिए। लेट्स से इंटीजर टाइप की एक एरे है, तो उसमें हम जैसे इसमें हमने देखा कि 5 की है तो उसको एक एरे नेम दे दिया, इसी तरह कॉमा सेपरेट करके देन दूसरी एरे जितना भी साइज है और उसका एरे नेम दे दिया। इनिशियलाइजिंग एन एरे, किसी भी एरे को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट क्या होगा, ये इनिशियलाइजेशन होती है। व्हेन एन एरे इज डिफाइंड देन यू कैन गिव वैल्यू टू ईच एलिमेंट। तो अगर हमने एरे डिफाइन कर दी, उसकी टाइप डिफाइन कर दी, उसका साइज डिफाइन कर दिया, उसका नेम बता दिया, देन हम उसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं कि वो स्टार्टिंग वैल्यूज क्या होंगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर n ऑफ 5 करते हैं तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स आ गए। हमने एक एरे n जिसका साइज 5 है, इंटीजर टाइप की है, उसको डिक्लेयर किया और देन उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। मींस स्टार्टिंग वैल्यू उसको दे दी कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स होंगे। ओके, हम यहाँ पे उसको फर्दर डायग्राम से देखते हैं कि लेट्स से एरे साइज ऑप्शनल भी हो सकता है। अगर हम डिक्लेयर कर दें तो हम डिफाइंड हो जाएगा कि इतना साइज है, अगर हम उसे डिक्लेयर नहीं करते तो ये ऑप्शनल है। लेट्स से हमने एक एरे डिफाइन की इंटीजर और कॉइन्स के नाम, एरे नेम जो है कॉइन्स है, इसका साइज हमने 6 रख दिया। ओके, देन इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम इसमें वैल्यू 1, 5, 10, 25, 50 एंड 100 इसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। जो इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूज करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और दरमियान में कॉमास की सेपरेशन करते हैं। तो इस तरीके से 1, 5, 10, 25, 50 और 100 ये वैल्यूज इस एरे के स्टार्ट में इनिशियलाइजेशन के लिए रखी हैं।
तो ये इनिशियलाइजेशन वैल्यूज़ हैं एंड इनको हम इन ब्रैकेट्स के दरमियान रखेंगे। तो हमारी एक एरे जो हमने डिक्लेयर की जिस टाइप की उसी टाइप की वैल्यू से हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया। इफ नॉट इनफ इनिशियलाइजिंग वैल्यूज देन द राइट मोस्ट एलिमेंट बिकम 0। अगर हम स्टार्ट में वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं तो ओके हमने सारी वैल्यूज उसको दे दी, बट समटाइम हम उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे देन ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज उनको 0 कंसीडर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर n 5 रखते हैं ओके देन 1 2 और 3 हमने सिर्फ इस पे 3 वैल्यूज दी, जबकि एरे का साइज 5 था। तो सेम एज इंट n5 अब हमारे पास ये 5 का वो आ गया साइज, तो उसको एक्चुअल वो रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहा होगा 1 2 3 एंड जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको 0 0 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो राइट मोस्ट एलिमेंट बिकम 0। इफ इंट n ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, अगर n ऑफ 5 उसको हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट्स में जस्ट एक वैल्यू 0 दे देते हैं, देन ऑल एलिमेंट्स आर 0। बिकॉज हमने एक एलिमेंट उसको 0 दे दिया, फिर सारे एलिमेंट्स को 0 देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली सारे 0 ही बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट होंगे। इफ साइज ऑफ एन एरे इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर साइज ऑफ एरे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ देन द कंपाइलर डिटरमिन्स इट फ्रॉम इनिशियलाइजिंग वैल्यूज। तो अगर हमने उसका कोई साइज स्पेसिफाई नहीं किया तो हम उसको जो वैल्यू देंगे, जिस वैल्यू से हम उसको इनिशियलाइज करवाएंगे या इनिशियलाइजेशन वैल्यूज जितनी भी देंगे उतना उसका साइज बन जाएगा। सो हमारे पास जो साइज एरे का हम देते हैं जब डिक्लेयर करते हैं, तो अगर हम वहां पे डिक्लेयर कर दें देन उस साइज की एरे हमारे पास बन जाएगी और उस उतने एलिमेंट्स हम उसमें दे सकेंगे। बट अगर वो हमारे पास चूंकि ऑप्शनल है, हम उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे, देन उस वक्त हम जितनी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाएंगे उतना साइज उसमें उतने साइज की एरे बन जाएगी। We don't need to use array size when we initialize all the array elements. For example, int n, अब हमने इसमें कोई साइज नहीं दिया कि 5 एलिमेंट्स की एरे है, 6 एलिमेंट की एरे है या 10 एलिमेंट्स की एरे है। तो हम अब इसमें जितनी वैल्यूज देंगे, लेट्स से 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यू की एरे बन जाएगी। सो एरे हम इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूज को उनकी जितना साइज है उतनी या वैल्यूज दे दें। अगर उससे कम देंगे तो बाकी वैल्यूज जो राइट मोस्ट पे जितनी वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएंगी। अगर हम 0 से इनिशियलाइज करवाएं पूरी एरे को, तो हम एक दफ़ा 0 में से इनिशियलाइज करा लें, इट मीन्स पूरी एरे 0 से ही इनिशियलाइज होगी। सारी एरे के जितने एलिमेंट हैं उन वो सारे 0 से इनिशियलाइज होंगे। एंड अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि एरे का साइज क्या है, तो उस सूरत में जितने भी एलिमेंट हम इनिशियलाइज करवाएंगे ऑटोमेटिकली वो साइज एरे का साइज बन जाएगा। सो एरे का साइज देना ये ऑप्शनल है, अगर हम उसमें देंगे देन ओके उस साइज की एरे बन जाएगी। बट अगर हम उसमें वो साइज नहीं देते देन जो हमारा उसमें पार्ट जितने एलिमेंट्स उसमें हम डिफाइन करेंगे, जितने एलिमेंट से हम उसको इनिशियलाइज करवाएंगे, वो सारे एलिमेंट इसके अंदर एरे के साइज को डिटरमिन करेंगे, एरे का साइज बता देंगे इतना एरे का साइज होगा। जैसे इस एग्जांपल में था हमारे पास अगर 5 एलिमेंट के से इनिशियलाइज करवाया देन इस एरे का साइज जो n है उसका साइज 5 बन जाएगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं एरे की कि एरे किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसकी वैल्यूज हम देंगे, कैसे उसको इनिशियलाइज करेंगे, देन उसकी मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, उसमें से वैल्यूज को कैसे गेट करेंगे और फर्दर उसको यूज करेंगे। सो इंक्लूड आयोस्ट्रीम हम जो यूज करते हैं और स्टार्ट हमारा प्रोग्राम जो होता है मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो एरे की यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्स की एक हमने एरे बनाई है जो कि इंटीजर टाइप की है, और यहाँ पे हमने इसको ऑप्शनल रखा है। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज से हम इनिशियलाइज करवाएंगे वो सारी वैल्यूज उस एरे के अंदर आ जाएंगी।
ओके, देन हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है 16, 2, 77, 40 एंड 12071। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स की एक एरे बन गई है जिसका नाम बिल्स है। ओके, अब हम इंट n एंड रिजल्ट्स में हम एक 0 वेरिएबल है हमारा रिजल्ट्स, उसको हम 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। ओके, अब हमारा पर्पस क्या है कि हम एक लूप चलाते हैं और जितने भी बिल्स हैं इन सारों को हमने ऐड करके रिजल्ट में शो कराना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जिसमें हमने इन सारी वैल्यूज को यूज करना है एरे के अंदर एंड देन उनको ऐड अप करके इसका टोटल सम कैलकुलेट करना है। ओके, देन फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज लेस देन 5 बिकॉज एरे का साइज 5 है, तो लेस देन 5, 0, 1, 2, 3, 4, तो लेस देन 5 मीन्स 5 एलिमेंट्स होंगे n प्लस प्लस। अब इसमें कैसे ये वर्क करेगा कि रिजल्ट प्लस और इक्वल टू बिल्स। अब बिल्स जो है हमारी ये एरे है, इसमें n हमारे पास स्टार्ट में 0 है, पहले 16 लेगा 16 और इसको ऐड कर देगा रिजल्ट के अंदर। ओके, रिजल्ट प्लस इक्वल टू, इसका पर्पस क्या है कि हमारे पास इस रिजल्ट को और इस बिल की वैल्यू को ये ऐड करेगा और इस रिजल्ट में डाल देगा। नेक्स्ट टाइम जब दूसरी वैल्यू आएगी इस एरे से, देन अगेन उसको इस रिजल्ट में ऐड अप करता जाएगा, अगली वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देगा, इसी तरह और फिर लास्ट वैल्यू इसमें आएगी और टोटल जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट थे वो 1 बाय 1 करके जो पिछला रिजल्ट था उसमें ऐड अप होके सारी वैल्यूज उसमें ऐड हो जाएंगी एंड देन हम सी आउट कर देंगे रिजल्ट को। जो हमारा रिजल्ट था उसको हमने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया और देन हमने रिजल्ट को शो करवा दिया कि रिजल्ट में क्या वैल्यू टोटल आएगी। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो बिल है इसको हमने डिफाइन, इसका साइज नहीं किया हमने, जस्ट हमने इसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दी। तो 5 वैल्यूज दी, इट मीन्स ये अरे 5 एलिमेंट्स की बन जाएगी। देन हमने इंटीजर n और रिजल्ट 0 रख दिया, तो n इज इक्वल टू 0, दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए और इस एरे के एलिमेंट्स को हम यूज करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 लूप हमने चलाया, n लेस देन 5, तो एक एक का इंक्रीमेंट करेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या है, बिल से i 0 पे 16 है ये वैल्यू लेगा, देन दोबारा सेकंड वैल्यू के लिए लूप आएगा, सेकंड वैल्यू ये लेगा, देन दोबारा इसमें रिजल्ट में ऐड करेगा, फिर थर्ड वैल्यू वो रिजल्ट में ऐड करेगा, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। ये लूप में पांचों वैल्यूज 1 बाय 1 करके आएंगी इस एरे के अंदर, यहाँ पे रिजल्ट में ऐड होती जाएंगी और हम इस तरीके से एरे के 1 बाय 1 इंडेक्स से लेके वैल्यू, यानी कि 0 की वैल्यू हमने पिक की, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की और हमने उससे रिजल्ट में ऐड करते गए। तो हमने एंड पे वो रिजल्ट की वैल्यू आउटपुट करवा ली। तो इस एग्जांपल में हमने एरे की यूटिलाइजेशन बाय यूजिंग इनिशियलाइजिंग द एरे एंड देन 1 बाय 1 उसके इंडेक्स से उनको एक्सेस करके वैल्यू गेट की। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे तो सिंपल, हमने एरे उसका नेम, टाइप और जो वैल्यूज हैं डिफाइन कर दी, वो सिंगल 1 डायमेंशनल एरे है। अब 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होती है। 1 डायमेंशनल एरे सिंगल वेरिएबल स्पेसिफाई ईच एरे एलिमेंट, तो वो हर एक एरे का हर एक एक एलिमेंट को स्पेसिफाई करता जाता है। ओके, बट एरे कैन बी डिफाइंड एज 2 डायमेंशनल, हम 2 डायमेंशनल वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम टाइम हमारी वैल्यूज या हमारी कुछ रिक्वायरमेंट इस तरीके से होती हैं कि उसमें 2D या 2 डायमेंशनल टाइप की वैल्यूज होती हैं, तो उनको हम एरे के अंदर किस तरह हैंडल कर सकते हैं। एरे ऑफ एरेज is called multi-dimensional array. All the elements are
ऑफ द सेम डाटा टाइप। अब जब 2 डायमेंशनल अरे है तो उसमें भी यही होगा कि जी डाटा टाइप सब एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंट एन अरे 3 5, हम 3 और 5 एक अरे लेते हैं, इंटीजर टाइप की है, तो इसमें अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक इस ब्रैकेट के अंदर एक 3 एंड एक 5। ये 2 डायमेंशनल अरे की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है एज बीइंग द रो, अब हमारे पास ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो सबस्क्रिप्ट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगल उसमें हमारे पास 1 डायमेंशनल अरे में जस्ट एक ही रो में सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, सो उसमें हमें सिंपल वे से हम उसको डिक्लेयर कर देते थे। यहाँ पे हमारे पास अब 2D को हमने हैंडल करना है, सो हमारे पास 2 सबस्क्रिप्ट आएंगे, एक रो में वैल्यू आ रही है और एक कॉलम में वैल्यू आ रही है। सो दिस अरे कंटेन्स 3 रो एंड 5 कॉलम्स। अगर हम अरे 3 और 5 अगर रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास 3 रो एंड 5 कॉलम्स होंगे। अगर हम ये नीचे इसके सबस्क्रिप्ट्स को हम 1 बाय 1 देखें कि किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट 0 0 ये हमारा जैसे ये डिक्लेयर है 3, तो इट मीन्स ये 3 रो 1 2 एंड 3 रोज हो गए एंड 5 कॉलम्स 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम इसमें आ गए। 3 एंड 5 की कम्बिनेशन की एक रो बन गई है और एक एरे बन गई है जिसमें रो और कॉलम्स हमने रिप्रेजेंट किए। अब यहाँ पे अगर हम इसको किस तरह एक्सेस करेंगे, सिंगल या 1 डायमेंशनल अरे में 0 1 2 3 इस तरह इंडेक्सेस पड़े होते हैं और उनको हम एक्सेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे में हम 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड 0 4 से डिक्लेयर कर रहे हैं। देन अगेन हमारे पास सबस्क्रिप्ट चेंज होता है 1 0 ओके, देन 1 1, देन 1 2 1 3 एंड 1 4। सेम हमारा थर्ड जो है सबस्क्रिप्ट वैल्यू चेंज होती है, इंडेक्स वैल्यू चेंज होती है 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3 एंड 2 4। तो इस तरीके से हम एक 2 डायमेंशन अरे के दोनों इंडेक्सेस को हैंडल कर रहे हैं। मीन्स जो सबस्क्रिप्ट 2 हैं 3 एंड 5, तो इसके भी सारे इंडेक्सेस को लेके चल रहे हैं एंड इसके भी सारे इंडेक्सेस को लेके चल रहे हैं, तो उनकी कम्बिनेशन से जो 2 डायमेंशनल अरे बन रही है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 2 डायमेंशनल अरे जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो 2 डायमेंशनल अरे इज डिफाइंड विद 2 साइज स्पेसिफायर ईच इनक्लोज इन ब्रैकेट्स। तो 2 साइज के स्पेसिफायर होंगे जो हम ब्रैकेट्स में उसको करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डबल हमारी डाटा टाइप है, सेल्स के नाम से हमने उस अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स और मंथ्स ये हमने इसमें 2 उसको स्पेसिफाई कर दिए कि पहला सबस्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सबस्क्रिप्ट जो है वो मंथ्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेल इज ए 2 डायमेंशनल अरे ऑफ अरेज। सो हमारे पास ये 2 डायमेंशनल अरे जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ओके, इट इज एन अरे ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स। ये डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की अरे है, ईच ऑफ विच इज एन अरे ऑफ मंथ एलिमेंट, और वो फिर फर्दर मंथ के एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रही है। सो 2 डायमेंशनल अरे को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसी तरीके से हम स्टार्ट में उसका नेम लिखेंगे, किस टाइप की वो अरे है। लेट्स से जैसे इस एग्जांपल में हमने डबल साइज की अरे है, उसका नेम एंड देन उसकी जो 2 डायमेंशन के सबस्क्रिप्ट, एक जो है वो उसके रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है 2 डायमेंशनल अरे की। अगर मंथ और डिस्ट्रिक्ट की ही एग्जांपल को हम लेके चलें तो उसमें आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से मंथ्स की बात करें 1, 2 और 3 मंथ्स। अब हमारी अगर इसको हम वैल्यूज करें, जैसे हमारे पास सबस्क्रिप्ट 1 और 2
दोनों की वैल्यूज़ को हम कम्बिनेशन से हमने लेके चलना है। तो हमारे पास ये एक वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, दूसरी ये, तीसरी ये, इस तरीके से हमारे पास ये कम्बिनेशन बन जाएगा 12 वैल्यूज़ का। तो अब ये अगर हम मेमोरी में इसको देखना चाहें, ये किस तरह इंडेक्सेस जो हैं कंपेरिजन आपस में दोनों के पेयर बन के किस तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो लेट्स से हम सेल्स की बात करते हैं। सेल्स जीरो इंडेक्स पे जो सेल है उसको 2D में मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेगा। सेल्स 0 सेल्स का 0-1 कम्बिनेशन, 0-2 कम्बिनेशन, ओके। देन अगला हमारे पास 1 के ऊपर आ जाएगा, तो 1 और 0 का सेल्स, 1 पे सेल्स, 1 2 पे सेल। तो इस तरीके से हम 2 के इंडेक्सेस को भी देख सकते हैं, 3 के इंडेक्सेस को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी में रिप्रेजेंट हो रही होती है। 1 डायमेंशनल सिंपल है, जो भी एक इंडेक्स है वो डायरेक्टली उस इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी होगी, उस एड्रेस पे पड़ी होगी। बट 2D में थोड़ा डिफरेंट है। 2D में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो उनके इंडेक्सेस के जो पेयर्स की फॉर्म में वैल्यूज स्टोर हो रही होती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेमोरी के मुख्तलिफ लोकेशंस में 2D की वैल्यूज किस तरह स्टोर हो रही होती हैं। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को, किसी भी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो टू एक्सेस द 2 डायमेंशनल अरे यूज 2 इंडेक्सेस। 2D है इसलिए हमें 2 इंडेक्स देखने पड़ेंगे कि एक रो के लिए एक कॉलम, मीन्स किस रो पे और किस कॉलम पे कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल सेल्स D और M हम बात करते हैं। सेल्स का एक हमारे पास 2D एरे है। नोट दैट ईच इंडेक्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ ब्रैकेट्स। हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट है और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट है। सो इस तरीके से हम सेल्स की जिस रो और जिस कॉलम को एक्सेस करना चाहें हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम इस तरीके से लिखें सेल्स एंड D, M, तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज उस जो 2D की जैसे हमने डिक्लेयर किया है उसको एक्सेस करने के लिए भी हमें उसका रो और इंडेक्स ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, एरर देगा। फॉर एग्जांपल हम कोई वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू सेल्स 3 and 2, ओके। इट मीन्स दैट असाइन द वैल्यू ऑफ 4th रो एंड 3rd कॉलम टू वेरिएबल x। अब हमारे पास ये 4th रो और 3rd कॉलम की वैल्यू है, ठीक है। तो उसको हम असाइन करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से उसकी रो और कॉलम की पोजीशन को देख के एक्सेस कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल अरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी रो और कॉलम को ब्रैकेट्स के अंदर जिस रो और जिस कॉलम पे जो एलिमेंट पड़ा उसको हम एक्सेस करते हैं। तो इस तरीके से हम 2D डायमेंशनल अरे की एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनिशियलाइजेशन के ऊपर कि हम 2D अरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। टू इनिशियलाइज ए 2 डायमेंशनल अरे इट इज इजी टू यूज नेस्टेड ब्रेसेस with each set of number representing a row। अब हम उसको ब्रेसेस के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे और वो हर सेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक रो को। The initializing values for each sub array are enclosed in braces। ब्रेसेस में enclosed होते हैं and separated by commas। तो हर वैल्यू जो है वो फिर कॉमा से सेपरेट हुई होती है। मीन्स अगर हम एक एरे है, लेट्स से एन एरे 3 और 5, तो 3 और 5 के अंदर हम उसको किस तरह वैल्यूज देंगे, जैसे 0 रो 0 एंड 5 कॉलम अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 अगर हम लिखेंगे तो इट मीन्स जो फर्स्ट रो है, इसकी फर्स्ट रो जो 0 इंडेक्स पे है तो वो हमारी आ जाएगी, उसमें 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। देन इसकी जो सेकंड रो है, जो रो 1 है, वो हमारी 6 7 8 9 10
उसकी वैल्यूज हमने दे दी 5 वैल्यूज, मीन्स ये हमारा 5 वैल्यूज इसकी वजह से आ रही हैं, कॉलम्स है 5 एंड 3 जो है वो रोज हैं। तो इसी तरीके से जो थर्ड रो है जिसका रो 2 पे है, इंडेक्स 2 पे है बेसिकली, तो वो 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी 2 डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स को। 2 डायमेंशनल अरे विद इनिशियलाइजर कैन ओनली ओमिट द फर्स्ट इंडेक्स नंबर। द कंपाइलर कैन फाइंड आउट द अरे साइज। अब जैसे हमने सिंगल अरे की बात की थी, 1 डायमेंशनल अरे की बात की थी, उसमें हम उसका साइज स्पेसिफाई करते हैं और देन उसके एलिमेंट्स उतने दे देते हैं। बट हमने ये भी देखा था कि साइज ऑप्शनल है, अगर हम उसमें साइज नहीं देते और फिर उसके बाद उसको इनिशियलाइज करते हैं जितनी भी वैल्यूज दे दें उससे, तो भी वो उतना साइज उसमें रिजर्व कर लेता है मेमोरी में। लेट्स से हमने इंटीजर टाइप की कोई एरे है, उसमें 10 एलिमेंट्स दे दिए, तो अब यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किए तो वो 10 एलिमेंट्स की ऑटोमेटिकली एरे बना देगा। सेम हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम दोनों जो इसकी वैल्यूज हैं उनमें से पहली जो है वो हमारे पास ऑप्शनल है, मीन्स जो रोज हैं वो ऑप्शनल है, वो जितना हम उसमें एलिमेंट्स देंगे वो ऑटोमेटिकली जितनी रोज बनेगी तो इसको वो खुद ब खुद जो है कंपाइलर इसका साइज फाइंड कर लेगा। बट ये है कि हमें कॉलम देने पड़ेंगे, कॉलम हम जितने देंगे वो हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, उनकी वैल्यूज हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी। जैसे इस केस में इंट एन अरे 5 है, हमने 5 इसके कॉलम्स की वैल्यू हर रो में दे दी, बट यहाँ पे हमने रो चूंकि स्पेसिफाई नहीं की तो ये 3 रो यहाँ पे हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, जितनी भी होंगी ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसके साइज को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, उसको फाइंड कर लेगा। यू कैन नॉट ओमिट बोथ इंडेक्सेस, हम दोनों को ओमिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों को आप ब्लैंक रख दें और कुछ वैल्यूज दे दें, तो द इनर पैरेंथेसिस आर इग्नोर्ड एंड द कंपाइलर कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर यू वांट टू डिक्लेयर। अब कंपाइलर यहाँ पे इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा कि क्या आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। लेट्स से 1 into 8 आया, क्या कॉम्बिनेशन आपका होगा, कौन सी रोज बनेगी, कौन से कॉलम्स बनेंगे। लेट्स से 1 into 8 या 2 into 4। इसी तरीके से 4 into 2 और 8 into 1। तो आप किस तरह चीजों को डिक्लेयर कर रहे हैं, कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से उसकी रॉन्ग मैनिपुलेशंस कर देगा, बिकॉज आपने उसको प्रॉपर वे से डिक्लेयर नहीं किया, प्रॉपर वे से इनिशियलाइज नहीं किया, उसका साइज नहीं दिया। सो इस तरीके से हमारे पास 1 into 8, 2 into 4, 4 into 2, 8 into 1 डिफरेंट इस तरह की वैल्यूज के कम्बिनेशन बन जाएंगे। और जस्ट लाइक नॉर्मल अरे, 2 डायमेंशन अरे कैन बी इनिशियलाइज टू 0। तो अगर हमारे पास एक तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, सो हमें यहाँ पे उसकी जो कॉलम्स है वो हमें देने पड़ेंगे। और सेकंड ये है कि हमारे पास जैसा सिंगल 1 डायमेंशनल अरे थी उसमें हम वैल्यूज को अगर इनिशियलाइज करना चाहें तो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, बिकॉज उसकी जो 0 वैल्यूज से इनिशियलाइज अगर करना चाहें तो 0 0 दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको सारी वैल्यूज को जो उसका साइज हमने डिक्लेयर किया है उसमें वो 0 असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इंट एन अरे 3 into 5 अगर हम उसको 0 दे देते हैं तो इट मीन्स हर रो और हर कॉलम में वैल्यू 0 है। सिंगल अरे में भी इस तरह कर सकते हैं और 2D अरे में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। दिस ओनली वर्क्स इफ यू डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली द साइज ऑफ एन अरे, अदरवाइज यू विल गेट ए 2 डायमेंशनल अरे विद 1 रो। अब इसमें हम 3 into 5 की अरे है, इसमें हम 0 वैल्यूज उसकी हमें मिलेंगी। एक्सेसिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल अरे रिक्वायर्स 2 लूप। हमारे पास उसमें 2 लूप चाहिए होते हैं अगर हम 2D के अरेज को एक्सेस करना चाहें। 1D के केस में तो हमारा एक लूप था, हम एक एक इंडेक्स को सर्च करते जा रहे थे, बट अब हमारे पास क्योंकि एक इंडेक्स रो का है, एक कॉलम का है, 2 वैल्यूज को हमने हैंडल करना है। सो इस सूरत में हमें बाहर जो
एक लूप है उसके लिए बाहर के इंडेक्स के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा और एक अंदर के इंडेक्स के लिए लूप लगाना पड़ेगा। मींस एक लूप जो है रो को कैलकुलेट करता जाएगा और दूसरा लूप उसकी कॉलम की वैल्यूज को कैलकुलेट करके उनको हम वैल्यूज को गेट करते जाएंगे। तो इसमें क्या है, क्या 2 लूप्स है, 1 फॉर द रो ओके एंड 1 फॉर द कॉलम। टिपिकली ए 2 डायमेंशनल एरे इज एक्सेस्ड बाय रो। तो हम 2D एरे को हम रो बाय रो एक्सेस कर रहे होते हैं। जनरली द रो इंडेक्स इज यूज्ड एज आउटर लूप। तो जितनी भी रोज होंगी हम उसको आउटर लूप से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर के जो कॉलम्स होंगे उनको इनर लूप से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर n रो इज इक्वल टू 0, n रो इज लेस देन n नंबर रो एंड n रो प्लस प्लस। तो इस तरीके से हम जो एक n रो है उस 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसमें एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ये कब तक चलेगा, n नम रो, जितनी उसमें हमने मैक्सिमम रो साइज रखा हुआ उतनी साइज तक वो उसको लेके चलेगा। सिमिलरली हम कॉलम्स को किस तरीके से कर सकते हैं, कॉलम फॉर इंट n कॉलम 0 n कॉल लेस देन n, n नम कॉल्स तक जो लास्ट उसके जितना कॉलम का हमने साइज दिया वहां तक चलेगा और ये प्लस प्लस कर देगा। ओके, अब हम इसको अगर सी आउट कराएं तो हमारे पास एन एरे रो और कॉलम, तो रोज जो है वो यहाँ से उसे मिलते जाएंगे आउटर लूप से एंड इनर लूप से उसके सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे। देन सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। लेट्स से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट रो का थर्ड, फर्स्ट रो का फोर्थ। सिमिलरली सेकंड रो होगी, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट आएगा। तो हम इस तरीके से आउटर लूप और इनर लूप दोनों को रो और इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पासिंग एरेज टू फंक्शंस। एरेज कैन बी यूज्ड एज आर्गुमेंट टू फंक्शंस। हम फंक्शंस में एज ए आर्गुमेंट भी इसे पास कर सकते हैं। इन C++ it is not possible to pass a complete block of memory by value as parameter to a function। तो हम एक ब्लॉक को पास नहीं कर सकते जिसमें डाटा है, वो अगर उसे एज ए फंक्शन हम उसमें पास नहीं कर सकते। वी आर अलाउड टू पास इट्स एड्रेस। हम उसका एड्रेस पास कर सकते हैं। अगर हम पूरा मेमोरी ब्लॉक उसमें पास करेंगे वो वर्क नहीं करेगा, हम इस तरीके से नहीं कर सकते। बट अगर हम इस तरीके की फंक्शनैलिटी करना चाह रहे हैं तो हम उसकी एड्रेस को यूज करके देन उसके डाटा वैल्यू आइटम्स को एक्सेस करके यूज करना चाहें तो ये हमारा एक पॉसिबल वे है। तो फॉर एग्जांपल टू पास एन एरे टू ए फंक्शन, उसके लिए क्या करेंगे, डिक्लेयर इंट माई एरे 10। तो प्रोसीजर माई एरे के ऊपर हमने माई एरे एक 10 एलिमेंट्स की डिफाइन की। अब हम इसके ऊपर जो भी कोई प्रोसीजर है अप्लाई करना चाहते हैं माई एरे के ऊपर, तो हम उसके नाम से उसको पैरामीटर पास कर देंगे। देन उस फंक्शन को हमने जैसे ही कॉल करेंगे तब वो उसकी सारी वैल्यूज के ऊपर वो अप्लाई होगा। फंक्शन डिक्लेरेशन विद एरे आर्गुमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं विद एरे आर्गुमेंट्स। इन ए फंक्शन डिक्लेरेशन array arguments are represented by the data types and size of array. For example, void display float district and month, इसकी एग्जांपल को करते हैं। ये हमारा एक फंक्शन उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और when we can also declare it as follow, अगर हम इस तरीके से डिक्लेयर करें लाइट से void display float and month, ओके हमने डिस्ट्रिक्ट को ब्लैंक छोड़ दिया एंड मंथ्स का जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया डिक्लेयर। इफ वी आर डिक्लेयरिंग ए फंक्शन दैट यूज ए वन डायमेंशनल एरे एज एन आर्गुमेंट, वी डोंट नीड टू यूज द एरे साइज। अगर हम वन डायमेंशनल को वो करना चाह रहे हैं तो फिर हमें इसे साइज की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कोई फंक्शन है सम फंक्शन इंट एलिमेंट एंड उसके हम कोई साइज डिक्लेयर नहीं कर रहे तो ये भी हमारा सिंगल एरे के
सूरत में हमारे लिए फिजिबल है। पर 2D अरे में हमें उसके जो साइज है वो हमें बताना पड़ता है कि कितना साइज है। ओके, अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एरे एज पैरामीटर, तो हम एक प्रिंट एरे के नाम से एक बनाते हैं जिसमें इंट आर्ग्यूमेंट का एक हमारी एरे है और इंट लेंथ। ओके, अब हम बात करते हैं, एक लूप चलाते हैं कि जी इंट n इज इक्वल टू 0, n इज लेस देन n लेंथ एंड n प्लस प्लस। तो अब हमारे लूप लेंथ तक चलेगा और देन सी आउट करेंगे आर्ग्यूमेंट जो हर इंडेक्स के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो इनको 1//n करके न्यू लाइन के ऊपर उसको हर जो इसके अंदर एरे के अंदर वैल्यू है उसको डिस्प्ले करता जाएगा। ओके, अब दूसरा हम प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि इंट फर्स्ट एरे, उसमें हमने वैल्यू 5, 10, 15 रख दी। सेकंड एरे उसमें 2, 4, 6, 8, 10 रख दी। तो अगर हम प्रिंट एरे फर्स्ट और उसकी लेंथ जो है वो 3 डिक्लेयर करते हैं कि 3 है उसकी लेंथ। ओके, एंड देन प्रिंट एरे सेकंड एरे है, उसकी लेंथ 5 लेंथ तक है। तो हमें वो इस तरीके से फर्स्ट एरे के 3 एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा और सेकंड एरे के 5 एलिमेंट को प्रिंट करके दे देगा। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने जो आर्गुमेंट arg जो एक एरे डिक्लेयर किया है उसमें n साइज उसका दिया है, तो हमारे पास ये किस तरीके से 1 by 1 उसको एक्सेस करता जाएगा। बट अगर हम इसका साइज जो है वो जितना भी एरे, लेट से एक एरे है उसका 3 साइज दिया है, यहाँ पे डिफाइन नहीं भी किया, देन वो 3 उसकी लेंथ है, तो हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह सेकंड एरे है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स तक उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं हम कि एरे कंटेन डाटा टाइप एज वेल एज स्ट्रक्चर। तो एरे के अंदर हम स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम को हम देखते हैं इंट n, इसका जो साइज है 2 है, इंटीजर टाइप का। स्ट्रक्चर हम एक स्पेसिफाई कर रहे हैं जिसमें लेट से इंटीजर टाइप का एक मॉडल नंबर के लिहाज से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, पार्ट नंबर के हवाले से कर लिया, और कास्ट हमारी फ्लोट टाइप की है और ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पार्ट एक है उसका नाम, ये पार्ट चूंकि हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसकी अब हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं ए पार्ट के नाम से, और उसका साइज कि एरे का साइज कितना होगा। अब हम इसको देखते हैं कि n इज इक्वल टू 0, n इज लेस देन साइज n प्लस प्लस, कि जितना उसका साइज होगा उतना उसमें 0 से स्टार्ट करे और 1 by 1 सारे उसके साइज तक एलिमेंट को एक्सेस करे, गेट करे। ओके, देन न्यू लाइन पे आ जाएंगे, इंटर मॉडल नंबर। अगर हम कहते हैं मॉडल नंबर इंटर करें, देन वो किस तरीके से करेगा, ए पार्ट ऑफ n, जो हमने नया डाटा इसका स्ट्रक्चर बनाया है तो उसका n यानी पहला एलिमेंट डॉट मॉडल नंबर, उसमें मॉडल नंबर को लेगा। देन हमारे पास पार्ट नंबर के लिहाज से फिर उसका जो स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन किया है उसका पार्ट नंबर लेगा, इसी तरीके से उसका कॉस्ट ले लेगा। ये तीनों वैल्यूज को गेट करेगा। देन मॉडल हम उस तरीके से रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, सी आउट करवा देंगे मॉडल अपार्ट n डॉट मॉडल नंबर, जो हमने यहाँ पे गेट किया था अब हम उसको यहाँ पे शो करवा रहे हैं। सो पार्ट को भी हम इसी तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं, कॉस्ट को भी हम इसी तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमने इस एग्जांपल में ये देखा कि एक स्ट्रक्चर टाइप का हमने एक नया टाइप डिफाइन कर दी, तो उसको हम उसके थ्रू उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा था पार्ट और ए पार्ट ऑफ साइज, हमने एक नए टाइप का डाटा डिफाइन कर दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो उस स्ट्रक्चर को हमने पार्ट का नाम दिया और उसके इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन किए, और अब इनको हम इस मॉडल नंबर, पार्ट नंबर, कॉस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यूजर टाइप्स इन मॉडल नंबर, पार्ट नंबर एंड कॉस्ट ऑफ ए पार्ट, इन तीनों जो वैल्यू सी इन यूजर से ले रहा है, यूजर उसमें इंटर करेगा। द प्रोग्राम रिकॉर्ड्स दिस डाटा इन ए
structure. The array of structure is defined in the statement a part of size. इस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे. ओके, दिस इज द सेम सिंटैक्स एज दैट ऑफ सिंपल डाटा टाइप. जैसा हम सिंपल डाटा टाइप में करते हैं, सेम इसमें भी उसी तरीके से हम कर रहे हैं कि पार्ट और ए पार्ट साइज. ओनली द टाइप नेम पार्ट shows that this is an array of more complex data types. तो इस तरीके से ये जिस हम समटाइम डिफाइन करना चाहते हैं कम्प्लेक्स डाटा टाइप या अपनी मर्जी की कोई डाटा टाइप जिसके इंटरनल जो फीचर्स हैं, इंटरनल पैरामीटर्स हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, तो हम इस तरीके से हम एरे के नए स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं और उनको फिर अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज जो हमारे पास बाकी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जैसे इंटीजर, फ्लोट इस टाइप के बने हुए हैं, उनको हम एज इट इज़ उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में है. बट सम टाइम हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी ये डिफ़ाइन करके उनको फिर यूज़ कर सकते हैं. एक्सेसिंग ए डाटा आइटम. Accessing a data item that is a member of structure that is itself an element of an array involves a new syntax. अब उसका नया कोई syntax अगर उसमें है तो हम किस तरीके से उसको एक्सेस करेंगे. एग्जाम्पल, a part of n dot model number. तो हम उसको इस तरीके से उसके वैल्यूज को एक्सेस करेंगे. रेफर्स क्या कर रहा है टू द मॉडल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर. तो ये मॉडल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज एलिमेंट ऑफ ए पार्ट एरे. अब ए पार्ट एक एरे है, इसमें उसके मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है या लेट से उसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये किस उसको रेफर कर रहा है. सो हम देख सकते हैं कि हम किसी भी डाटा आइटम को जो हमने खुद से डिफाइन किया स्ट्रक्चर, उसको एक्सेस करने के लिए उसका जो एरे है और डॉट करके जिस उसके एलिमेंट को या जिस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेट से इसी एग्जांपल को जो हमने खुद से स्ट्रक्चर बनाया है वो मेमोरी में उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रही होती है. तो ए पार्ट डॉट मॉडल नंबर, तो ए पार्ट 0, ए पार्ट ऑफ 1, ए पार्ट ऑफ 2, ए पार्ट ऑफ 3. तो हम ए पार्ट 2 डॉट मॉडल नंबर, ए पार्ट 2 डॉट पार्ट नंबर, ए पार्ट 2 डॉट कॉस्ट, ये 3 वेरिएबल हमने जो डिफाइन किए वो मेमोरी में इस तरीके से मुख्तलिफ लोकेशन पे उनकी पोजीशन होगी और इस तरीके से वो मेमोरी में स्टोर हो रहे होंगे. एरेज ऑफ स्ट्रक्चर आर ए यूजफुल डाटा टाइप. इट कैन बी यूज्ड इन array of car parts, array of personal data, name, age, salary, या maybe geographical data about cities like name, population and elevation and many other type of data. तो sometime हमारे पास ऐसे structures जो पहले से defined नहीं है और हमारी requirement के मुताबिक हम उनको नए structure define करके उनकी values को access कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे strings की. पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि एरे क्या है, वन सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है, 2 डायमेंशनल एरे क्या है, हम उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं. फिर हमने एक अपना जो स्ट्रक्चर है, अपनी कोई टाइप्स हैं उनको डिफाइन करना हो उसको कैसे करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं. अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर. स्ट्रिंग्स क्या हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रिंग कैसे यूज होती हैं, कैसे डिक्लेयर होती हैं. 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग आर यूज इन C++, free string and strings that are object of string class. Okay, we will study C strings only here and C string or C style string उन्हें हम कह सकते हैं. Okay, for example हमारे पास अगर एक प्रोग्राम है उसमें हम देखते हैं कि इंटीजर मैक्सिमम 80, हम एक साइज एक स्ट्रिंग का साइज है उसको हम 80 देते हैं. तो कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग है. अगर हम इंटर ए स्ट्रिंग यूजर से एक इनपुट लेते हैं तो यूजर उसमें कोई भी एक वैल्यू दे दे, कोई भी उसमें टाइप कर दे वर्ड, तो हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं.
सो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास सिंपली एक कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसमें यूज़र को हम इनपुट के लिए कहें और वो उसमें कोई स्ट्रिंग टाइप करे और हम देन उसको सी आउट करवा दें। The definition of string variable looks like the definition of array of type character। जैसे हम array को रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरीके से ये string के डिक्लेरेशन इसी तरीके से होगी कि हम कैरेक्टर टाइप की होती है चूंकि स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर टाइप से हम चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, देन कैरेक्टर टाइप, देन स्ट्रिंग नेम और उसका साइज हम दे देते हैं। ओके, तो we read a string from the keyboard and place it in the string variable str। यूजर इनपुट करता है कीबोर्ड से स्ट्रिंग को और हम उसको उसमें डाल देते हैं। The extraction operator greater than double greater than sign, ये extraction operators होते हैं, known as know how to deal with string। जो extraction operator है जब हम उसमें वैल्यूज कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वो उन वैल्यूज को गेट करता है और वो किस तरीके से डील करता है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का अपनी फंक्शनैलिटी है। इफ यूजर इंटर्स ए स्ट्रिंग एम्यूनिसिस इंटर करता है, इट विल लुक लाइक। अब इसका स्ट्रक्चर मेमोरी में किस तरह होगा कि बफर साइज हमारा एक है, उसका एक साइज है, उसमें हम इस स्ट्रिंग को देते हैं तो हमारे पास ये एम्यूनिसिस को 1 by 1 अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करता जाता है और एंड पे हमारे पास /0 रिप्रेजेंट करता है। मींस यहाँ पे ये स्ट्रिंग कंप्लीट होगी। एक वर्ड था जो हमारा यहाँ तक इतने डिजिट्स, इतने एलिमेंट्स या इतने स्ट्रिंग्स की जो कैरेक्टर्स हैं उस पे कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स हैं इसमें कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स होंगे, तो इसका जो /0 है ये लास्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सारे एलिमेंट्स या जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स आने थे वो कंप्लीट हो चुका है वर्ड, और देन /0 उसकी टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने एक मेमोरी बफर है, स्ट्रिंग बफर्स, उसमें हमने ये एक वर्ड इसमें स्टोर करवा दिया और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, और कुछ ये मेमोरी का पार्ट अनयूज्ड है, उसमें कोई एलिमेंट स्टोर्ड नहीं है। ईच कैरेक्टर ऑक्युपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। सी स्ट्रिंग मस्ट टर्मिनेट विद ए बाइट कंटेनिंग 0। ओके, हम 0 पे या लास्ट जो है उसको उस पे /0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टर /0 विच इज ASCII दैट हैव वैल्यू 0। तो ASCII 2 में उसकी वैल्यू 0 है, तो हम /0 से उसको स्ट्रिंग को टर्मिनेट करते हैं। दिस टर्मिनेटिंग 0 इज कॉल्ड नल कैरेक्टर, इसको हम नल कैरेक्टर कहेंगे। व्हेन द ऑपरेटर डिस्प्लेज ए स्ट्रिंग इट डिस्प्ले कैरेक्टर अंटिल इट इनकाउंटर्स द नल कैरेक्टर। तब वो स्ट्रिंग को उस टाइम तक स्ट्रिंग की सारी वैल्यूज को कंसिडर करेगा या आउटपुट के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा। जैसे उसे /0 या 0 नल कैरेक्टर मिलेगा वहां पे वो स्टॉप कर देगा और उससे प्रीवियस जितने उसने रीड आउट किया होगा वो डिस्प्ले कर देगा। ओके, हमारे पास समटाइम हम स्ट्रिंग जो है इंटर करते जाएं कीबोर्ड के थ्रू, तो उसका साइज जितना है उतना इंटर होगा, बाकी ओवरफ्लो में आ जाएगा, वो यूजर को रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो ए प्रोग्राम इनवाइट्स द यूजर टू टाइप इन ए स्ट्रिंग। अगर यूजर उसमें स्ट्रिंग को टाइप करता है, व्हाट इफ द यूजर इंटर्स ए स्ट्रिंग लॉन्गर देन एरे साइज। अब एरे साइज है 10 है, उससे ज्यादा उसने स्ट्रिंग्स इंटर कर दी हैं, तो फिर क्या होगा। देयर इज नो मैकेनिज्म इन C++ फॉर दिस केस। तो C++ इस चीज को हैंडल नहीं कर सकती। मीन्स अगर आप उसमें 10 है, उसमें 15 या 20 एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं तो फर्स्ट 10 को ही वो कंसिडर करेगा। However, it is possible to tell the operators to limit the number of character it places in array। जो cin ऑपरेटर है, ठीक है, वो किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं कि एक एरे साइज 10 है, यूजर उसमें 15 या 20 भी इंटर कर सकता है, तो हम कैसे उसको स्पेसिफाई करेंगे कि इसका साइज इतना है। सो इसके लिए हम लास्ट जो
है उसको नल डिफाइन कर देते हैं। तो वी कैन यूज दी सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। हमारे पास एक उसको हैंडल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट डब्ल्यू का एक मैनिपुलेटर है टू स्पेसिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स द इनपुट बफर कैन एक्सेप्ट। तो इस तरीके से जितना बफर का साइज होगा उतना वो एक्सेप्ट कर सकेगा। द यूजर में टाइप मोर कैरेक्टर बट दिस ऑपरेटर वोंट इंसर्ट देम इनटू अरे। तो वो यूजर जितने भी टाइप करेगा तो इस जो सी इन ऑपरेटर है वो मैक्सिमम जितना उसका साइज होगा या जितना उसमें हमने इसको /0 से स्टॉप किया होगा वहां तक वो वैल्यूज को लेगा, उसके अलावा बाकी वैल्यूज को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ऑलवेज इंटर वन कैरेक्टर लेस देन दी स्पेसिफाइड साइज। तो इसके लिए यह है कि अगर 10 की एरे है उसमें लास्ट /0 है तो 1 लेस जो है आप उसके अंदर इंटर करें, 9 एलिमेंट्स को इंटर करें सो दैट्स लास्ट एलिमेंट नल वैल्यू का एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम इस प्रोग्राम में देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम साइज जो है वो 20 का है। ओके, तो स्ट्रिंग मैक्सिमम हमारे पास हम सी आउट करवाएंगे। सेट डब्ल्यू से हम उसका साइज मैक्सिमम पे फिक्स करवा देते हैं कि सेट डब्ल्यू मैक्सिमम जितने मैक्सिमम में है उतना ही साइज ले एंड मैक्सिमम से ज़्यादा वो उसको ना एक्सेप्ट करे, वहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो देन वो स्ट्रिंग को हम अगर सी आउट करवा दें तो हमें जितना साइज है उतनी ही स्ट्रिंग एंटर होगी और वो हमें डिस्प्ले होगी। स्ट्रिंग कांस्टेंट की हम बात करते हैं। यू कैन इनिशियलाइज ए स्ट्रिंग टू ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट्स से कैरेक्टर स्ट्रिंग है, प्रोग्रामिंग इज फन, हम इसको डबल कोटिंग में हम लिखते हैं। तो इसको अगर हम 1 by 1 करके लिखें तो PROG इस तरीके से भी लिखना पड़ेगा। अदरवाइज हम डबल कोट में लिखे स्ट्रिंग को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट इज रिटन एज नॉर्मल इंग्लिश फ्रेज। अब हम इसमें डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो पूरे को एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। रीडिंग एम्बेडेड ब्लैंक्स। If you try to enter string with more than one word, you may get surprised. अगर आप एक string को enter करते हैं, programming is fun, तो आप उसमें programming जो है वो उसमें सिर्फ पहला एक string उसको consider करेगा, because in extraction operator consider a space to be a terminating character. तो जैसे ही कोई space आएगी तो वो उसको ये consider करेगा कि string कंप्लीट होगी। तो इसमें क्या होगा, इट रीड स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल वर्ड एनीथिंग टाइप आफ्टर इट थ्रोन अवे। तो इसके बाद इज और फन ये 2 वर्ड हैं उसको वो थ्रो कर देता है, मींस उसको स्पेस से पहले को वो स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो टू रीड स्ट्रिंग कंटेनिंग ब्लैंक्स, तो जिसमें इस तरह की ब्लैंक्स या स्पेसेस होंगी तो वो यूज cin.get, हम उसके लिए एक फंक्शन यूज करेंगे cin.get फंक्शन। तो ए मेंबर फंक्शन गेट ऑफ विच cin इज एन ऑब्जेक्ट। तो cin उसका एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको गेट फंक्शन को हम यूज करते हुए इसको हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे मैक्सिमम 80 है, हम एंटर करते हैं स्ट्रिंग को, तो इसमें हम अब cin.get स्ट्रिंग और मैक्सिमम उसके साइज तक हम उसमें से गेट करेंगे। तो इस तरीके से हम साइज अगर 80 है और बाकी उसमें हम पूरी स्ट्रिंग को हम इंटर करें तो हमें पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग इसमें मिल जाएगी। अदरवाइज स्ट्रिंग से पहले की जो वैल्यू है वो कंसीडर होगी और बाकी वैल्यूज जो है वो ओमिट हो जाएंगी। cin.get string maximum, the first argument is the array address, okay, where the string being input will be placed. Okay, the second argument specifies the maximum size, maximum जो size को represent करता है। With this function, now we can store a string having more than one word. अगर हम इस तरीके से cin.get और string और maximum size देंगे तो इस तरीके से हम अगर ज़्यादा वर्ड भी इसमें ऐड करेंगे हम इसको गेट कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल यही हम करेंगे, प्रोग्रामिंग इज फन इंटर किया, देन हमें आउटपुट के तौर पे पूरे कंप्लीट वर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगी। रीडिंग मल्टीपल लाइंस, अगर हमें मल्टीपल लाइंस को रीड करना हो तो देन हमें क्या करना पड़ेगा,
we use a third argument in cin.get to solve this problem. This argument specifies the character that tells the function to stop reading. तो इसमें ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे स्टॉप करना है, हम मल्टीपल लाइंस को अगर रीड करना चाहें तो the default value for this argument is /n और new line. तो इसमें मल्टीपल लाइंस को हम रीड करना चाह रहे हैं तो हम /n करके अगली लाइन पे जाएंगे, इसी तरीके से न्यू लाइन पे हम रीड करते जाएंगे. बट इफ यू कॉल दिस फंक्शन विथ सम अदर कैरेक्टर द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी ओवररिडन. तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू /n अगर हम इसको किसी और कीवर्ड से करना चाहेंगे तो वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा और नया जो है वो वर्ड जो आपने उसके लिए यूज किया वो स्पेसिफाई हो जाएगा उसी काम को हैंडल करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैक्सिमम साइज 2000 है, हम एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर टाइप की, उसको मैक्सिमम वेरिएबल्स उसमें डिफाइन करते हैं. तो अगर हम इंटर करते हैं एक स्ट्रिंग को तो उसमें हम डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग मैक्सिमम और देन टर्मिनेटिंग. हम चाह रहे हैं कि हमारा अगर ये वर्ड आ जाए $साइन आ जाए तो वहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाए. तो हम इंटर करेंगे पूरी एक स्ट्रिंग को और ये वैल्यूज को कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता जाएगा उस वक्त तक जब तक हम डॉलर उसके एंड पे इंसर्ट नहीं कर देते. जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो साइज ऑफ एरे जैसे वो इंसर्ट करेंगे तो वो ब्रेक कर देगा या साइज ऑफ एरे तक पहुंच जाएगा. देन आपका जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें एंट्री कंप्लीट हो जाएगी. मीन्स किसी भी एरे के अंदर हम स्ट्रिंग को उसकी मैक्सिमम साइज तक या तो हम इंटर कर सकते हैं या दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसमें जहां तक इंटर करना चाहते हैं एंड पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं $साइन /0 भी रख सकते हैं या $साइन, जिससे वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो जितनी भी मल्टीपल लाइंस हम इंटर करना चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं, यानी कि $साइन पे हमारी इनपुट कंप्लीट हो जाती है. कॉपीइंग ए स्ट्रिंग इज ए हार्ड वे. अगर हम एक प्रोग्राम में देखें कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना एक डिफिकल्ट टास्क है. फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी तरीके से एक मैक्सिमम एक 80 साइज की एरे है तो उसमें हम स्ट्रिंग 1 और 2 हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं. तो अगर हम एक लूप चलाते हैं उसकी लेंथ तक तो उसको कॉपी किस तरह करेंगे, स्ट्रिंग 2 का जो एलिमेंट्स हैं इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 के. तो हम इसको कब तक करेंगे जब तक /0 नहीं आ जाता, और फिर हम जब इसके सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग 1 के स्ट्रिंग 2 में 1 बाय 1 एड अप हो जाएंगे और जब तक स्ट्रिंग 2 में /n नहीं आ जाता लास्ट में हम जब दोनों एरेस कॉपी हो जाएगी, मीन्स पहली एरे जिसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं दूसरी के अंदर, तो हमारी कंप्लीट कॉपी हो जाएगी. एंड पे हम /0 डिक्लेयर कर देंगे, ओके, एंड देन हम स्ट्रिंग 2 को डिस्प्ले करवा देंगे. सो ये एक डिफिकल्ट वे से हो जाएगा कि हमने क्या किया कि हर एलिमेंट जो स्ट्रिंग 1 का था उसको 1 बाय 1 करके स्ट्रिंग 2 में डालते गए और स्ट्रिंग 2 के एंड पे /0 इंसर्ट कर दिया कि ये स्ट्रिंग कंप्लीट होगी. ओके, अब हम एक और देखते हैं मेथड जिसमें ये काम करना इजी है. हम एक लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी का. तो स्ट्रिंग कॉपी सिंपल हमें क्या करती है, एक हमने एरे ले ली स्ट्रिंग टाइप की. तो स्ट्रिंग 2 हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग कॉपी लगाएंगे स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो इसको इसमें कॉपी कर देगा एंड देन हम स्ट्रिंग 2 में उसको डिस्प्ले करवा देंगे. तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन से एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे के एलिमेंट में कॉपी कर सकते हैं. अरेज ऑफ स्ट्रिंग की हम बात करते हैं. वी हैव एरे ऑफ स्ट्रिंग एज वेल. फॉर एग्जांपल हम डेज 7 डेज ऑफ स्ट्रिंग है उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और उसका मैक्सिमम जो है वैल्यू 10 रखना चाह रहे हैं. तो संडे डबल कोट्स में हम लिखेंगे कॉमा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. तो इस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रिंग भी बना सकते हैं कि हर स्ट्रिंग को
हम डबल कोट्स में कामा से सेपरेट करके उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लूप के थ्रू इसको डिस्प्ले कराना चाहें तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन डेज, बिकॉज 7 डेज हैं तो लेस देन डेज j प्लस प्लस, तो हमें स्टार ऑफ j मीन, और ये जो इसमें हमने जो वैल्यूज इंसर्ट की हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस स्टार उसमें, तो हमें ये रिप्रेजेंट कर देगा कि इसमें ये सारी वैल्यू कौन कौन सी इंटर हुई हैं। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स भी इसी तरीके से है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि ये किस तरह रिप्रेजेंट हो रही है मेमोरी के अंदर। लेट्स से हमने स्टार 0, स्टार 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास 7 वैल्यूज थी। अब इसको स्टोर कैसे होना है, हमारे पास कैरेक्टर्स जो हैं उसमें कितने हैं, हमने 10 कैरेक्टर्स हैं, तो इसका साइज हमने 10 रखा हुआ है, 10 साइज का कैरेक्टर कॉलम्स आ गए और ये 7 रोज आ गई, ठीक है। तो जैसे हमने इसे यहाँ पे कैरेक्टर डेज एंड मैक्सिमम, तो हमारे पास डेज जो है वो 7 है और इसका जो हर स्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमम उसका साइज कितना है, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं या कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार 0 है तो उसमें SUNDAY और ये टर्मिनेटिंग यहाँ पे यानी कि स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है, एंड हो जाती है। इसी तरह दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि आप एक स्ट्रिंग है जो 0, 1, 2, 3, 6 है और उसमें वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम 10 तक आ सकती हैं। तो हमने 7 स्ट्रिंग्स को 7 रोज और 10 कॉलम्स के अंदर 1 by 1 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करके एरे ऑफ स्ट्रिंग को देखा। ओके, अब हम ओवरऑल समराइज करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या देखा। आज का लेक्चर बेसिकली एरेज के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था। हमने सिंपल एरेज कैसे होती हैं, एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, देन एरे को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है, इनिशियलाइजेशन कैसे एरे की होगी। फिर हमने 1 डायमेंशनल एरे को देखा, 2 डायमेंशनल एरे को देखा। 2 डायमेंशनल एरे के हमने एलिमेंट्स इंसर्ट और उसकी एक्सेसिंग उस मेथड को देखा, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। देन हमने एरे का स्ट्रक्चर खुद से भी हम कोई डिफाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, बट सम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपना कुछ स्ट्रक्चर बना के उससे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। फिर स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशंस होती हैं, उनको हम देखा कि किस तरह सिंगल स्ट्रिंग्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, डिस्प्ले कराया जा सकता है, मल्टीपल लाइन्स को कैसे रीड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह हमने एरे और स्ट्रिंग्स की डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।